प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। मैं जगदीश राम, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज गोपालगढ़। आज बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, उसकी प्रारंभिक जानकारी, ब्रीफ रिव्यू और इंट्रोडक्शन, इस पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कोई भी रसायन लिए किसी भी यौगिक की संरचना का अध्ययन करता है तो वो ये देखना चाहता है कि उसमें उस यौगिक में कौन से अणु है, कौन से परमाणु है, या उसकी संरचना कैसी हो सकती है। तो उसके बारे में स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक तो भी लेटेस्ट है। उससे पहले कई तरीके से वैज्ञानिक योग किसी यौगिक की आणविक संरचना का अध्ययन करने के लिए कई भौतिक विधियां भी काम में लेते थे, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण, अपवर्तनांक, श्यानता, परस्तनाव, इनका उपयोग करते हुए किसी यौगिक की आणविक संरचना का पता लगाते थे। आणविक संरचना का इन विधियों के द्वारा पता लगाने में एक तो कई प्रकार की कठिनाई आती है। एक तो जिस यौगिक की संरचना ज्ञात करनी है वो कंज्यूम हो जाता है, या उसका समय ज़्यादा लगता है, या यौगिक की ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ती। इन सभी समस्याओं का जो समाधान है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी 1946 में जो तकनीक आई, उसके आधार पर रसायनज्ञों के लिए किसी भी यौगिक की आणविक संरचना ज्ञात करना बहुत ही आसान हो गया। अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो पहले समझते, फिर उसके बाद में अपन लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी यौगिक के सैंपल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको दी जाती है, ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण। किसी भी यौगिक के सैंपल पर विद्युत चुंबकीय विकिरण के इंट्रैक्शन के फलस्वरूप या तो उसका विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन होगा, या अवशोषण के फलस्वरूप उस यौगिक की आणविक संरचना ज्ञात करने की ये तकनीक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी वो तकनीक है जिस पर किसी यौगिक पर विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित करके उसकी आणविक संरचना का ज्ञात किया जाता है, आणविक संरचना ज्ञात की जाती है। वो तकनीक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। आइए विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है वो पहले समझें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी विकिरण जिनके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी संचित हो सकती है, वो विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाती है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में दो प्रकार के क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, एक विद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र। ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस में कोई तरंग है वो संचलित हो रही है। तो इसमें दो क्षेत्र होंगे, एक विद्युत क्षेत्र और दूसरा होगा जो चुंबकीय
भी क्षेत्र आपको सर आपको दर्शाया जा रहा है, जो परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, इसलिए इसमें विकिरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। अब किसी यौगिक का सैंपल लेकर के उस पर विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित की जाती है और उससे उसकी यौगिक की आणविक संरचना का ज्ञान होता है। तो ये जो तकनीक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण आपतित करके उसकी संरचना ज्ञान कराती है, वो बाकी जितने भी तकनीक की पुराने उससे बहुत ही अच्छी तकनीक है। इसमें जो कोई भी यौगिक का जैसे सैंपल लिया जाएगा, उसकी संरचना ज्ञात करनी है, उसमें कम मात्रा में भी लेकर के उसका सैंपल ज्ञात किया जा सकता है। खर्चे भी कम है और कम समय में उस यौगिक की संरचना आपको ज्ञात हो जाती है। इसलिए इस तकनीक आने के बाद में आणविक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में एक तरीके से क्रांति आ गई। अब इसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण किसी सैंपल पर आपतित करते हैं तो उसमें कैसे इंटरेक्शन होता है, या कौन कौन से आपने किसी भी सैंपल आप लेंगे, कोई भी जो सैंपल लिया उस पर विद्युत चुंबकीय विकिरण आपने आपतित की, फिर उसमें मोनोक्रोमेट में से गुजारा और डिटेक्टर में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये तकनीक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में से दो प्रकार की होती है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। उस पर अपन ज़्यादा नहीं चर्चा कर रहे हैं। अब ये यौगिक का सैंपल आपने आपतित किया है, उसमें से गुजारने के बाद में विद्युत चुंबकीय विकिरणों के कई क्षेत्र प्राप्त होते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर स्पेक्ट्रम दिया जाए तो कई क्षेत्र प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो होती है कॉस्मिक किरण। इससे थोड़ी कम एनर्जी की होती है गामा रेज, गामा विकिरण। गामा विकिरणों से थोड़ी कम एनर्जी की होती है एक्स रेज। इससे कम एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी। इससे कम ऊर्जा की होती है वो होती है विजिबल दर्शी क्षेत्र। उससे कम एनर्जी होती है IR। IR से कम एनर्जी होती है माइक्रोवेव और उससे भी कम एनर्जी होती है रेडियो वेव। अपन जानते हैं प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत होता है E बराबर h/u, यानी ऊर्जा E है वो आवर्ती के समानुपाती होती है और तरंगदैर्घ्य की परमाणुपाती होती है। इस साइड में ऊर्जा का मान कम हो रहा है, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ रहा है, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणों का स्पेक्ट्रम दिया जाए तो इसके कई क्षेत्र प्राप्त होते हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है कॉस्मिक विकिरण, उससे थोड़ी कम ऊर्जा की गामा विकिरण, एक्स विकिरण, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, दृश्य क्षेत्र में अपन की जो आंख में तो रेटिना होता है वो दृश्य क्षेत्र के लिए सेंसिटिव होता है, उसमें विभिन्न से अपन याद कर सकते हैं। वी का मतलब वोयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। उससे कम एनर्जी होती है IR का इंफ्रारेड या अवरक्त, माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगें और रेडियो वेव या जिसको अपन इन सारी जितने भी जो वेव्स होता है उसका अलग अलग जो सैंपल है उसमें यौगिकों की आणविक संरचना पर अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे ये रेडियो वेव ये सबसे कम एनर्जी की होती है। तो ये जो कोई भी जो यौगिक होगा उसमें सबसे छोटा कण होता है परमाणु, बीच में होती है नाभिक और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्र लगाते हैं। तो रेडियो वेव किसी पर आपतित करते हैं तो रेडियो वेव केवल नाभिक पर इफेक्ट करती है, नाभिक के चक्रण को प्रभावित करती है। यहाँ जो ऊपर पढ़ेंगे NMR या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रेडियो वेव से आपके आते हैं। चुंबकीय जो विकिरण होती है रेडियो वेव्स होती है, उसके
कारण से नाभि का चक्रण परिवर्तित हो जाता है, फिर उसके आधार पर उसकी संरचना डिटेक्ट की जाती है। वो एनएमआर टेक्निक है। वो केवल सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव से आती है, उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी होती है माइक्रो। यदि किसी पर आपलेट करेंगे तो उसमें परमाणु जो होते हैं वो कंपन करने लग जाते हैं, वाइब्रेशन करने लग जाते हैं, या वो रोटेशन करने लग जाते हैं। तो उसको रोटेशनल या इसमें या जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी स्पिन है, वो जैसे नाभि की स्पिन होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर चक्रण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन ये सारे माइक्रोवेव से रिलेटेड होती है। आईआर से क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन और रोटेशन होता है, क्योंकि उसकी थोड़ी ज्यादा एनर्जी होती है। दृश्य क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है दृश्य क्षेत्र पर आप क्लिक करेंगे यूवी और विजिबल। एक्स-रे से क्या होगा कि आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्य कोशों में, यानी उसमें आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है एक्स-रे से। गामा विकिरण जो होती है उसकी एनर्जी और ज्यादा होती है। उससे आधार पर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वो नाभि एक नाभि की संरचना का ज्ञान होता है, मोस्ट बार स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। वो गामा रेज से होती है। कॉस्मिक विकिरण से गैसों की आणविक अवस्था का पता लगाया जाता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि रेडियो वेव से उत्पन्न की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव से ईएसआर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी फर्दर अगर क्लासेज में भी आपकी जाएगी। इंफ्रारेड में और स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में। यूवी विजिबल क्षेत्र से वो भी संरचना ज्ञात करने में इंपॉर्टेंट है। और एक्स-रे से उसमें क्या इफेक्ट होता है वो भी आपको बताया। और गामा विकिरणों से होती है माउस वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग आपकी इफेक्ट होता है। तो मेरा यह कहने का मतलब था कि नाभिक चुंबकीय यानी एनएमआर जो है वो किसी सैंपल पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों का यानी चुंबक के सापेक्ष या रेडियो वेव अंकित करने से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त होती है। अब ये इसकी बेसिक जानकारी आपको बता रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी वो घूर्णन भी करता है और अपने अक्ष पर भी है वो चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की जैसे स्पिन होती है, ऐसे नाभिक में भी क्या होता है, जो नाभिक होती है न्यूक्लियस जो है वो भी है वो स्पिन करती है। तो कोई भी आवश्यक कण स्पिन करता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो दिए गए सैंपल पर विद्युत चुंबकीय विकिरण में चुंबकीय क्षेत्र पर रखा जाता है, तो उसमें विद्युत आघूर्ण उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा यानी नाभिक में भी क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। सारी नाभिकों में नहीं होता है, वो अपन बाद में भी चर्चा करेंगे कि नाभिकों में चुंबकीय आघूर्ण होता है लेकिन आप में नहीं होता। तो ये कुछ तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आप करेंगे, बाहर से चुंबकीय क्षेत्र आप करेंगे और नाभिक में चक्कर के कारण से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो उसमें नाभिक के दो ऊर्जा स्तरों में विपर्टित हो जाती है और फिर उसमें निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जो ट्रांजिशन होता है उसके कारण से स्पेक्ट्रम बनता है, वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। तो ये सबसे पहले आपको इसकी प्रारंभिक जानकारी दी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किस क्षेत्र से एनएमआर है वो स्पेक्ट्रम आपको बनता है। फिर इसके बाद में आपके सिलेबस में है चुंबकीय आघूर्ण। जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन के कारण से जो उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घूर्णन आघूर्ण जो आपको बनता है वो उसका वैल्यू होती है s × s + 1 का रूट h/2π। यहाँ s होगी स्पिन क्वांटम संख्या यानी चक्रण क्वांटम संख्या। ये तो इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के कारण से जो उत्पन्न होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन की तरह नाभिक में भी क्या होता है, चक्रण होता है। उससे जो उत्पन्न होता है वो जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है I × h/2π का
इसका जो रूट होता है, यहाँ आई है वो नाभिक की क्वांटम संख्या है और यहाँ वो स्पिन क्वांटम है। इसकी जो आई की वैल्यू यदि 0 होगी तो वो नाभिक के चुंबक की आचरण को प्रदर्शित नहीं करती है, यानी वो NMR स्पेक्ट्रम प्रदान नहीं करती है। आई की वैल्यू कुछ ना कुछ आप है, जैसे हाफ, 1, 3/2, ऐसे आई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा और उसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नाभिक करेंगे तो उसमें नाभिक की कई ऊर्जा स्पेक्ट्रम को विपाटित हो जाती है। उसके कारण से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो NMR स्पेक्ट्रम आपके बनता है। तो ये इसकी आपको प्रारंभिक जानकारी थी। अगली वीडियो की सीरीज में जो NMR है, कौन से नाभिक NMR प्रदर्शित करते हैं, उसकी आई की वैल्यू क्या है, वो अपन चर्चा करेंगे। शील्डिंग क्या होती है, डी शील्डिंग क्या होती है, इसके बाद या फिर वो केमिकल शिफ्ट क्या होता है। आगे से वीडियो की सीरीज में अपन वो चर्चा करते रहेंगे।